12th ग्लोबल जर्नलिज्म फेस्टिवल में आज मेरे साथ हैं अंबर शर्मा मोगली बाबा। एक बार फिर से आज मेरे साथ हैं। तो सर, आपकी बुक लॉन्च हो रही है आज। सर, अपने बुक के बारे में पहले कुछ बताइए। मेरी बुक का जो टाइटल है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, और इसके जो टाइटल हैं इंग्लिश में क्राइम लॉस्ट ट्रेल बॉम्बे टू बैंकॉक और हिंदी में बॉम्बे से बैंकॉक, राजन और रोहित। और ये जो कहानी है ये मुंबई माफिया से रिलेटेड है। मुंबई माफिया में बहुत सारे ऐसे लोग हुए जिनके नाम हमने अखबारों में सुने, लेकिन वो असल में थे कौन, कहाँ से आए, क्या करते थे, ये पूरी उसकी श्रृंखला है। सर, मैंने एक यूट्यूब चैनल पे छोटा राजन का इंटरव्यू देखा है। छोटा शकील का है। छोटा शकील का, यस सर। तो कैसे लिया सर आपने? उसको लेने के लिए मुझे कम से कम 2-3 साल की मेहनत लगी। खैर, लगी तो बहुत ज़्यादा मेहनत, 3 साल तो मुझे उसके पीछे लगने में लगी, उसका नंबर, उसको कन्विंस करने में कि आप मुझे एक इंटरव्यू दो। तो फिर 3 साल बाद मुझे उसका इंटरव्यू मिला। और जब भी हम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की बात करें या इन्वेस्टिगेटिव फिल्म मेकिंग की बात करें, जिसमें डॉक्यूमेंट्री सेगमेंट आ जाता है, उसमें सब कुछ फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होता है और फैक्ट पे ही कहानी चलती है। उसमें हम फिक्शन नहीं ऐड कर सकते हैं या उसमें मिर्च मसाला लगा के डायलॉग्स ऐड नहीं कर सकते हैं। तो जो कहानी घटित होती है आपको उसको उसी रूप में प्रस्तुत करना होता है। जैसे इससे पहले की जो मेरी किताब थी ऑपरेशन चाचा जान, जो हाफिज सईद के ऊपर जो आतंकवादी है हाफिज सईद, जो हिंदुस्तान में हमले कराता है, उसको मारने की एक प्लानिंग की गई थी, जिसमें मुझे बहुत सारे सबूत मैंने बुक के माध्यम से दिए थे, फिर डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से दिए थे। तो वो सब उसमें डायलॉग्स मैंने ऐड किए थे, क्योंकि वो कॉल रिकॉर्डिंग्स मेरे पास थी, तो वो बुक में देना आसान हो गया था। इस वाली किताब में मैंने डायलॉग्स नहीं दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे एक स्टोरी चली है एक पर्सन की कि वो मुंबई में कहाँ से आया, कैसे जेल गया, जेल में उसकी मुलाकात किस किस से हुई, वहाँ उसने क्या क्या किया, कैसे वो छोटा राजन के गैंग में गया, कैसे वो छोटा राजन गैंग में इतना बड़ा इंसान बन गया कि आखिर में 15 सितंबर 2000 को जब राजन के ऊपर हमला होता है तो टारगेट उस व्यक्ति को भी किया जाता है, क्योंकि पूरी बागडोर छोटा राजन गैंग की उसके पास थी। तो सर, छोटा राजन सर, ये इन्फॉर्मेशन आपको मिलती कैसे हैं? क्या सोर्स रहता है, कुछ बताएंगे सर? ये इन्फॉर्मेशन के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। आपको पुलिस से भी सोर्सेज बन जाते हैं, फिर आपके जो क्रिमिनल्स हैं वो आपके सोर्सेज बन जाते हैं। कई बार आपके माफिया जो लीडर्स हैं वो आपके सोर्सेज बन जाते हैं। कई बार 2 गैंग्स में लड़ाई होती है तो एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन देने के लिए एक गैंग दूसरे गैंग की इन्फॉर्मेशन देता है, तो वो भी सोर्सेज बन जाते हैं। तो इन्फॉर्मेशन आपके पास 10 सोर्सेज से आती है। वो सोर्सेज कौन है ये कभी भी रिवील नहीं किया जा सकता। वो कोई भी हो सकता है, आम इंसान से लेके किसी गैंग का सदस्य भी हो सकता है या भूतपूर्व सदस्य भी हो सकता है, उनके थ्रू आपको मिलती है। लेकिन कभी भी जो जर्नलिज्म की हम बात करें, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, इसमें एथिक्स सबसे पहले ये आता है कि आप अपने सोर्सेज रिवील नहीं करते हैं। दूसरा सबसे बड़ा एथिक ये आता है आप किसी की पर्सनल या फैमिली लाइफ इन्वॉल्व नहीं करते हैं। जैसे आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं, उनकी फैमिली जो क्राइम में इन्वॉल्व नहीं है, जैसे उनके बच्चे वो सोशल मीडिया पे उपस्थित हैं, तो उनकी न्यूज़ बना के डाला जाता है। तो वो एथिक्स में नहीं आता। वो टीआरपी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन एथिक्स में नहीं आता, क्योंकि उनका क्राइम में लेना देना नहीं है। जैसे कि मैं किसी गैंगस्टर के बारे में लिख रहा हूँ और बहुत मुखर रूप से लिख रहा हूँ, कि खुलेआम लिख रहा हूँ कि ये गलत कर रहा है, ये आतंकवादी है, मैं खुले तौर पे कह रहा हूँ, तो वो आतंकवादी मेरे को टारगेट कर सकता है, ना कि मेरे परिवार को वो इन्वॉल्व करेगा। तो ये एथिक्स होते हैं। तो जर्नलिज्म में सबसे बड़ा एथिक यही होता है कि आप स्टोरी को कवर करें, ना कि टीआरपी को कवर करें। सर, इसके इंटरव्यूज लेने के बाद, लिखने के बाद आपके ऊपर कुछ हमले हुए अभी तक? मेरे पे हमले तो नहीं है, लेकिन हाँ, मेरे को थ्रेट कॉल्स बहुत आई हैं। धमकी आती है? सबसे बड़ी थ्रेट कॉल मुझे टाइगर मेमन के यहाँ से आई थी। उसके किसी आदमी ने की थी। अब वो टाइगर मेमन का ही आदमी था या वो टाइगर मेमन का आदमी बन रहा था, लेकिन उसमें ये हुआ कि मैं इतना चिढ़ गया कि मैंने 2018 की टाइगर मेमन की फ़ोटो पब्लिश करी, जो सबसे पहले मेरे पास आई थी। फिर नेशनल मीडिया ने 1 साल बाद मेरे ट्विटर अकाउंट से कॉपी करके उस पर से एक्सक्लूसिव का टैब लगा के नेशनल मीडिया ने उसको चलाया। और फिर 2021 का एक वीडियो मेरे पास उसके घर का था, टाइगर मेमन का, वो मैंने फिर पब्लिश किया। मैंने दुनिया को उसको न्यूज़ के माध्यम से दिया।
तो जब मेरा उल्टा है कि कोई मुझे धमकाता है तो मैं उसके पीछे और जुझारू रूप से सर पड़ता हूं। आपने जितने भी लोगों के इंटरव्यू, एक्चुअली वो सभी देखा जाए तो मुंबई माफिया थे। सब मुंबई माफिया। मुंबई माफिया। मुंबई माफिया देखिए बहुत बड़ा है आज की तारीख में। मुंबई माफिया इज नॉट लिमिटेड टू मुंबई। अगर हम जिस दौर की बात कर रहे हैं वो दौर का जो माफिया है वो बहुत ही ग्लोबलाइज्ड हुआ है। छोटा राजन जरूर खत्म हुआ, लेकिन छोटा राजन जब डी कंपनी से आया था तो ये लोग ऑलरेडी यूएई में बहुत बड़ा अपना बेस बना चुके थे और बहुत बड़ा वहाँ पे वाइट कॉलर बिजनेस भी कर रहे थे। आज की तारीख में जितने हिंदुस्तान के जो बड़े माफिया हैं वो मेरे हिसाब से साउथ ईस्ट एशिया और यूरोप में बहुत बड़ी पैठ रखते हैं और उनका बहुत बड़ा वहाँ पे बिजनेसेस हैं। जैसे कि मेरी दो अगली किताब पे मैं जो वर्क कर रहा हूँ, एक तो एफबीआई के एजेंट के ऊपर है जो स्पाई है, और एक है कि फेक पासपोर्ट्स कैसे बनाए जाते हैं और उन पे ट्रैवल कैसे किया जाता है, उन पे अकाउंट्स कैसे खोले जाते हैं, बैंक अकाउंट, और कैसे ट्रांजैक्शन होती है। सेकंड एक और बुक है जो दिल्ली से ही है जिसमें एक फ्रॉड किया गया, स्कैम किया गया। तो स्कैम वाला जो हिस्सा है वो मैं जो फेक डॉलर्स की कहानी है या फेक पासपोर्ट्स की कहानी है उसके साथ मर्ज कर रहा हूँ। साथ ही ड्रग्स का बहुत बड़ा कारोबार हर माफिया करता है, चाहे वो हिंदुस्तान का हो या विदेश का हो, चाहे यूरोप का हो, और सबसे ज़्यादा फेक डॉलर्स का बिजनेस होता है। जो दुनिया के सबसे अच्छे फेक डॉलर्स बनते हैं वो बनते हैं लीमा, एक कंट्री है लीमा आई थिंक, लीमा या ऐसी एल से, ये अफ्रीका में नहीं, इट्स इन साउथ अमेरिका में एक कंट्री है वो दुनिया के बेस्ट डॉलर्स होते हैं, फेक डॉलर्स। मतलब आप एक तरफ ओरिजिनल रखिए, एक तरफ फेक रखिए, आप पहचान नहीं पाएंगे। और ऐसे ही नकली पासपोर्ट बनते हैं विद उन पे मोनोग्राम होता है। अगर आप उसको यूवी लाइट में देखेंगे तो वो बिल्कुल असली लेकिन सर लगेगा। अगर हम पहले का दौर देखें, पहले माफियाओं का एक दौर चला, फिर अभी क्या दौर है? अभी क्या माफिया है? माफिया है अब दूसरी तरीके से हैं। माफिया जो है अपना स्वरूप बदलता है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदलती है। पहले पीएन लैंडलाइन फोन होते थे, फिर वो गोल घुमाने वाले, फिर वो बटन वाले आए, फिर मोबाइल आए। मोबाइल पहले इतने बड़े आए थे, अब इतने से हो गए। तो ये टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो माफिया भी अपने आप को बदलता चला जाता है। अब जो सबसे बड़े फ्रॉड्स हो रहे हैं, जो पुराना जो ड्रग्स का हो गया, जो मैं आपको बता रहा हूँ, फेक डॉलर्स का हो गया या फेक करेंसी जिसको हम कहते हैं, ये कभी खत्म नहीं हो सकता। ये तरीके बदल दिए जाएंगे, लेकिन ये दो एक ऐसी चीज है जो कभी खत्म नहीं हो सकती। तीसरा एक्सटॉर्शन। अब जो नया जो माफिया आ रहा है वो आप उसका कोई डिजिटल फुटप्रिंट भी नहीं है, वो कहाँ है, क्योंकि वो बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऐसी यूज करता है आप उसको ट्रैक नहीं कर सकते हैं। प्लस आप उसको ट्रैक करने जाएंगे तो आप उसको ढूंढ नहीं पाएंगे क्योंकि आईपी जंप होती है और उसका कोई स्वरूप नहीं है। पता चला मैं ही हूँ, मैं कहीं बैठा हूँ और मैं बैठा हूँ यूरोप में और आपको लग रहा है कि मैं आपके साथ दिल्ली में बैठा हूँ, बात चल रही है वीडियो कॉल पे, क्योंकि वो एआई के माध्यम से, वॉइस क्लोन के माध्यम से बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं। एक सबसे बड़ा फ्रॉड मैं बताता हूँ, आई थिंक 2015 या 16 का है, जिसमें बांग्लादेश का जो रिजर्व बैंक था उससे $1 बिलियन की हाइस्ट की गई थी स्विफ्ट कोड के द्वारा। और वो पैसा उसमें से आई थिंक $500 मिलियन के आसपास उन्हें मिला। वो पहले श्रीलंका पहुंचा, श्रीलंका से कुछ पैसा जो है फिलीपींस पहुंचा, फिलीपींस से वो पैसा मोरक्को मकाऊ पहुंचा, मकाऊ में वो पैसा जो है कसिनो से लॉन्डर होके लोगों के पास पहुंच गया। और आज तक यूएस की एफबीआई जो बाहर काम करती है या जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं दुनिया की, वो आज तक ये नहीं जान पाई हैं कि इसके पीछे कौन लोग थे। उनकी पहचान ही नहीं हो पाई है, उनकी आईपी नहीं ट्रेस हो पाई। बस कुछ बैंक एम्प्लॉइज को पकड़ा गया जो उसमें थोड़े से इन्वॉल्व थे, जिनके ऊपर शक किया गया कि ये इन्वॉल्व हैं, उसके बाद कोई पता ही नहीं है। तो जो माफिया है वो टेक्नोलॉजी के साथ साथ भी अपने आप स्वरूप बदलता है। सर एक आदमी माफिया बनता क्यों है? देखिए, दो चीजें सबसे बड़ी है, जो जितना मैंने स्टडी किया है, दो सबसे बड़े कारण है। जो अगर हम नॉर्थ की बात करें, खासकर यूपी बिहार, यहाँ पे जो माफिया बनता है तो सबसे पहला बदला लेने के लिए बनता है कि उसके घर में कुछ कत्ल हुआ हो या उसकी जमीन दबा ली गई हो या किसी ने उसके साथ अत्याचार हुआ हो। अत्याचार तो नहीं कह सकते, अत्याचार की परिभाषा एक अलग है कि आप दबाया जा रहे हो, कि आपकी प्रशासन नहीं सुन रहा हो, वो अत्याचार में आ जाता है। लेकिन कई बार जो है कि जो वेस्टर्न यूपी का जो माफिया बनता है वो ज्यादातर बदला लेने के लिए बनता है। उसके बाद वो एक बार जेल चला जाता है तो उसे बहुत चीजें पता चल जाती हैं, क्योंकि जेल जो है हमेशा किसी भी क्रिमिनल के लिए ह्यूमन रिसोर्स सेंटर होता है। वहां से बहुत सारे लोग
उसको मिलने शुरू होते हैं, तो वो अपना एक गैंग बना लेता है। फिर जब उसको ये लग ही जाता है कि डर से बहुत पैसा है, तो वो डराना शुरू करता है। फिर दूसरा जो सबसे बड़ा कारण आता है वो है पैसा। जब उसमें इंसान ये रियलाइज कर लेता है कि सबसे ज्यादा पैसा इसमें है, 2,500 का कट्टा खरीदो और किसी की कनपट्टी पे रख दो, ये मैं टिपिकल यूपी वाली भाषा में कह रहा हूँ, 10,000 रुपये निकल गए, तो वो डर से बनता है। फिर बड़ा माफिया जो बनता है वो बनता है अपनी अकल से, अपने कनेक्शंस बनाने से, और वो किस तरीके से रिवॉल्व होता है। पहले जो माफिया बनते थे, पहले कार लिफ्टर्स बहुत होते थे, यहाँ से गाड़ी ले जाते थे, नेपाल में बेचते थे। तब इस तरीके की सिक्योरिटी प्लेट्स नहीं थी, कुछ नहीं था, तो यहाँ से गाड़ी जाती थी नेपाल, चोरी होके बिहार यूपी से बॉर्डर क्रॉस करके वो नेपाल में बिकती थी। नेपाल में गाड़ियाँ बहुत महंगी थी, तो इस कारण से पुराने ज़माने में माफिया वाले गाड़ी वाले माफिया होते थे। तो वो माफिया वालों ने जो पैसा बनाया, फिर वो अपने पुश्तैनी गांव में पहुंची, ज़मीनें लेके वाइट कॉलर हो गए। तो माफिया जो है मेन चीज़ है पैसा, सबसे बड़ा चीज़, और ताकत। ताकत एक ऐसी चीज़ है जो सबको लगता है कि होनी चाहिए, और हमारे पास होगी तो हम दूसरों पे राज करेंगे। सर, आप एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर भी हैं। शुरुआत मैंने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी से की, आप एक डायरेक्टर भी हैं और आप एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी हैं। हाँ। 3 किरदार है सर आपके, तीनों आपस में मिले हुए हैं, अलग कुछ नहीं है, तीनों में आपस में मिले हुए हैं। क्योंकि देखिए, जब वाइल्ड लाइफ मैंने शुरू की थी तो वाइल्ड लाइफ क्राइम भी होता है, जो अराउंड $10 बिलियन की इंडस्ट्री है। तो वो वहां से मैंने वाइल्ड लाइफ क्राइम को कवर किया डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से। जब आप क्राइम कवर करते हैं तो आप दुनिया के 10 क्राइम के बारे में और पता चलता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग सबसे ज्यादा बोलने जाने वाला क्राइम कहा जाता है, लेकिन इससे भी बड़े बड़े क्राइम हैं जो हमारी नजरों में नहीं है। तो वाइल्ड लाइफ भी इस इन्वेस्टिगेशन से जुड़ा हुआ है। वहां से आपको सीख मिली? वहां से सीख मिली, वहां से बहुत कुछ सीखने मिला, वहां से मेरे को बहुत कुछ जानने मिला। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। और सर, आपकी जो बुक आ रही है हम जरूर पढ़ेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। आप देखते रहिए आप 24/7 मिलाते हैं आपको और भी अलग अलग